Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बेसिकली बात करी थी बाइनरी कंपाउंड्स की, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बोला था कि मैं आपको कराऊंगी नेमिंग ऑफ एसिड नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सॉरी। देखिए, सुनिए, व्हाट इज एसिड? वो सारे सब्सटेंसेस जो आयोनाइजेशन पे हाइड्रोजन आयन एज ए पॉजिटिव रेडिकल देते हैं, एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो एसिड का नेम दिया जाता है बेटा, वो बेसिकली डिपेंड करता है उनमें नेगेटिव रेडिकल क्या है, क्योंकि पॉजिटिव रेडिकल तो सब में सेम होगा। डन। अब देखिए, जो बेसिकली आपके एसिड होते हैं, आप जानते हो, वो भी फर्दर टू टाइप के होते हैं, बाइनरी एसिड होते हैं एंड ऑक्सी एसिड होते हैं। बाइनरी एसिड कौन कौन से होते हैं? जिसमें एक सिंगल नॉन मेटल होता है और बेसिकली आपका एक हाइड्रोजन आयन रहता है, मींस हाइड्रोजन आयन प्लस वन सिंगल नॉन मेटल आपका। फॉर एग्जांपल है HCl, HBr, HI एटसेट्रा, ठीक है। अब जब आप इनको इन एसिड्स की नेमिंग करनी होती है, तो इनके लास्ट में क्या लगा देते हो? इक। इनके सफिक्स में क्या लगा दोगे बेटा? इक। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लास्ट सफिक्स में क्या लगाया? इक। दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो लास्ट में आपने क्या लगाया? इक, ठीक है। स्टार्टिंग में लगाना है हाइड्रो और लास्ट में लगाना है इक। अब बात करते हैं हम ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड देखिए, ऑक्सी एसिड भी फर्दर आपके टू टाइप के होते हैं, अस एंड इक। अस किसको कहते हैं? जिनमें आपके ऑक्सीजन की परसेंटेज कम रहती है, सिग्निफिकेंटली कम रहती है, ठीक है। और अस इक जो रहते हैं जिनमें आपके ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप बात कीजिए, जैसे H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि H2SO4 आपका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। डन। HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO3 आपकी क्या है? फॉस्फोरस एसिड, यानी ये आपका फॉस्फोरिक एसिड। डन। तो बेसिकली इनका नाम जो रहता है वो आपके ऑक्सीजन की परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, सल्फर है तो सल्फ्यूरस, सल्फेट है तो सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। डन। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है, 8th क्लास में जब मैं आपको नेमिंग करा रही थी, वहां पे भी मैंने ये चीज बताई थी आपको कि जो परसेंटेज रहती है ऑक्सीजन की, ये डिपेंड करती है कि जो आपका एसिड है उसका नाम क्या होगा। डन। इसी तरह इन्हीं के बेसिस पे आपको याद है सॉल्ट का भी नेमिंग कर रहे थे, आइड, आइट और एट, याद है? एक रहता था तो आइड, जैसे HCl NaCl बन जाता है तो सोडियम क्लोराइड, याद आया? अस रहता था तो आइट, H जैसे ये था आपका SO3 लग जाता अगर सोडियम के साथ, Na2SO3 हो जाता तो बन जाता आपका सोडियम सल्फाइड, ठीक है। और एट, एट कब आता? जैसे ये SO4 था तो सल्फेट, सोडियम सल्फेट, याद आया? वहां पे मैंने सॉल्ट के बारे में भी बताया था। चलिए शुरू करते हैं, वैसे आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिसमें आपकी, जैसे हमने अस एंड इक तो देख लिया, कई बार ऐसी कंडीशन होती है बेटा कि जैसे अस से भी कम आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्लोरस एसिड देखिए, ये आपका क्लोरिक एसिड, ये आपका क्लोरस एसिड, अगर इससे भी कम है तो हाइपोक्लोरस, और इससे ज्यादा है तो परक्लोरिक। बात समझ में आ रही है? तो ये इससे कम हो जाएगा तो हाइपो और इससे ज्यादा हो जाएगा तो पर, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ बेसिस। जो नेमिंग ऑफ बेसिस होती है, देखिए जैसे हमने एसिड में देखा कि उनका जो नाम था वो डिपेंड कर रहा था कि उसमें कौन सा नॉन मेटल है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन आयन सब में कॉमन था। उसी तरीके से बेसिस में भी हाइड्रोक्सिल आयन भी सब में कॉमन रहता है, जो एज ए नेगेटिव रेडिकल रहता है, और मेटल्स जो रहते हैं वो एज ए पॉजिटिव रेडिकल रहते हैं आपके। डन। अब जब इनके नाम लिखे जाएंगे तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सब में यही रहेगा। डन। देखिए, सेम चीज जो मैं यहाँ पे ऊपर आपको बता रही थी नेमिंग ऑफ सॉल्ट, वो सेम चीज यहाँ पे आ गई है।
जब हम नेमिंग ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि इस सॉल्ट में आपका एसिड कौन सा है, क्योंकि बेस में तो सब में कॉमन है, बेस में तो सब में हाइड्रोक्साइड आएगा आपका, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब आप एसिड की बात कर रहे हो तो उसमें आप क्या देख रहे हो, अस एसिड, इक एसिड, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इमेजिन कीजिए अगर आपका कोई ऐसा सॉल्ट है जो अस टाइप के एसिड और किसी बेस से मिलके बना हुआ है, तो उसके लास्ट में आ जाएगा आइट, जैसे कैल्शियम सल्फाइड, जिंक नाइट्राइट, ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। डन, समझ में आया? ये इन तीनों से कोई भी आपका किसी से भी रिएक्शन करी है इसने, डिपेंडिंग ऑन कि आपका एसिड कौन सा है। ठीक है, इक एसिड होता है तो उसके लास्ट में सफिक्स क्या आ जाता है, एट। सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फेट, नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रेट, फॉस्फेटिक एसिड तो फॉस्फेट, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का एसिड है। देन समझ में आ रहा है? तो ये भी देखिए आपका जो हाइड्रोक्साइड रहेगा अमोनियम, उसका तो देखिए एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो अमोनियम फॉस्फेट, डिपेंडिंग ऑन कि आपका एसिड का नेगेटिव रेडिकल कौन सा आ रहा है। डन, आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके आंसर जरूर करूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में सब आ जाएगा। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सबसे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जब हम मैटर को स्टडी करते हैं तो मैटर को हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करते हैं, जिसमें अगर आप फिजिकल स्टेट की बात करो तो बेसिकली वो आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करते हो। ठीक है, और जब हम इनमें डिफरेंस की बात करते हैं तो उनमें बेसिकली उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनके बीच में स्पेस कितना है, उनकी शेप कैसी है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप सॉलिड की बात करो तो सॉलिड के लिए क्या बोलते हो आप, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बोलते हो कि क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगा, उनकी डेफिनेट शेप होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। ये बात कर रहे थे हम सॉलिड की। जब हम लिक्विड की बात कर रहे थे तो सॉलिड से जब हम कंपैरेटिवली लूजली वो पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। डन, वहीं आप मैटर में गैसियस स्टेट की बात करो तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना बेटा कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे। डन, इसी तरीके से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। तो यही सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं उनकी प्रॉपर्टीज में। डन, अब देखिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि डिपेंड कर रही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे जो गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, वन बाय वन करके देख रहे हैं। फिर से सुनिए, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, किसके बेसिस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी तक तो हमने नॉर्मल पढ़ा था कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। डन, देखिए उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या कहते हैं। नंबर 1 ये कह रहा है कि गैसेस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स विच इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। डन, पुराने वैसा ही है बिल्कुल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी लो, सेम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज। आगे देखिए, molecule of the gas is in the state of random motion resulting the continuous collision among themselves and with the walls of container which is exerting pressure। कहने का मतलब क्या है, जस्ट इमेजिन कीजिए ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में है, जब मूवमेंट में होंगे तो ये आपस में भी एक दूसरे से टकराएंगे, ब्राउनियन मोशन करेंगे। डन, और अपने साथ साथ अपने आपस में टकराने के साथ साथ बेटा ये इस कंटेनर के साथ भी टक्कर करेंगे, इस कंटेनर को भी बार बार हिट करेंगे, और ये जो हिटिंग होती है ये क्या होती है, प्रेशर। डन, यही हिटिंग क्या करती है, इस सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। डन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा
इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रही है? प्रेशर पे। हायर द प्रेशर, हायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। डन? आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, ये तो थे काइनेटिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो। अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे हमें गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी कैसी देखने को मिली है। नंबर 1, गैसेस डू नॉट पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। गैसेस के पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही उसका डेफिनेट शेप होता है। गैसेस पोजेस लो डेंसिटी कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस की लो डेंसिटी होगी जब हम सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करेंगे। और जो गैसेस होती हैं हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। डन? गैसेस आर कैपेबल फॉर ग्रेट एक्सपेंशन। गैसेस के पास कैपेबिलिटी होती है ग्रेट एक्सपेंशन की। मीन्स वो पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर लेती हैं। कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है वो उसको इंटायरली फिल कर लेती हैं। अगर उसको बढ़ा भी दिया जाए तो भी वो उसको कंप्लीटली फिल भी कर लेंगी। बात समझ में आ रही है? वो ग्रेटली एक्सपेंशन होता है, हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती हैं वो। ठीक है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। जब हम लिक्विड और सॉलिड से कंपेयर करते हैं बेटा, तो जो गैसेस रहती हैं वो बहुत ज्यादा हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। डन? और उनके पास, गैसेस के पास बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन आप सभी समझते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस ऑन देयर ओन बाय द मूवमेंट ऑफ particles. This is known as diffusion. Got it? चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है दैट इज योर गैस। देखिए, जब आप गैस लॉ की बात करोगे, जो जितने भी गैस लॉ है, चाहे आप बॉयल्स की बात करो चाहे किसी और की बात करो, उन सब में जो वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में आप बात कर रहे होंगे। ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे स्टैब्लिश किए गए हैं। डन? अब जो भी गैस लॉ होंगे बेसिकली इन्हीं तीनों में, चारों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा आपका। ठीक है। अब देखिए इसमें बुक में क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स सर्टेन रिलेशंस अमंग द वेरिएबल्स ऑफ गैसेस सच एज वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर एस्टैब्लिश्ड। दीज आर स्टेटेड एज गैस लॉ। उनको हम क्या बोलते हैं? गैस लॉ। फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है किसी मास के लिए, ठीक है, वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट T। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज V इज इक्वल टू K। दैट मीन्स PV इज इक्वल टू K। K इज अ कांस्टेंट। इसके बेसिस पे हम इमेजिन कीजिए किसी सर्टेन टेम्परेचर पे अगर मैंने वॉल्यूम को सेम, एक बार वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम अलग होगा, फिर से मैंने प्रेशर में चेंज किया तो उसका वॉल्यूम अलग होगा। दैट मीन्स P1 V1 विल बी इक्वल्स टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी सर्टेन मास के लिए याद रखिएगा, यहाँ पे मास भी आपका कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है गैस के मास को आप चेंज कर देंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। डन? तो इसके बेसिस पे PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। डन? अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे पहले P और V में रिलेशन देखेंगे, फिर P एंड 1 अपॉन V या V एंड 1 अपॉन P में रिलेशन देखेंगे, और फिर PV में रिलेशन देखेंगे। ठीक है। तो देखिए V वर्सेस P। तो देखिए अगर हमने x एक्सिस पे P को लिया, y एक्सिस पे V को लिया, तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा जो ग्राफ रहेगा वो इस तरह क्रिस्टल शेप में रहेगा। डन? दिस इज योर PV कर्व। आगे देखिए, अगर हम वॉल्यूम वर्सेस 1 अपॉन P प्रेशर में ले रहे हैं, अगर हम 1 अपॉन P को x एक्सिस पे, V को हम y एक्सिस पे लें, तो जो ग्राफ होगा आपका वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगा। डन? अगर हम PV वर्सेस P को लें,
मीन्स प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड प्रेशर को लें तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो हमें एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगा। इन तीनों ग्राफ के बेसिस पे जो कि हमारा पीवी वी एंड 1/p तथा p एंड पीवी कर्व है, इन तीनों फिगर के बेसिस पे अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं बॉयल्स लॉ का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। वो क्या कह रहा है देखिए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। इमेजिन कीजिए ये आपका कंटेनर है और ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है और यहाँ पे ये आपके गैस के पार्टिकल्स हैं। डन। क्योंकि हमें मास कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, हमें इन दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर मैंने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, इमेजिन कीजिए स्टार्टिंग में प्रेशर था P1, तो वॉल्यूम क्या रहेगा V1, काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली इस वॉल को हिट कर रहे होंगे। डन। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने वॉल्यूम में चेंज, प्रेशर को बढ़ा के वॉल्यूम में चेंज किया और हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो जो ये कोलिजन की जो रेट है, जो कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन है बेटा, वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैंने वॉल्यूम को पहले से डबल कर दिया तो जो इन पार्टिकल्स के नंबर ऑफ कोलिजन है वो पहले से हाफ हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? मास कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अगर मैंने वो प्रेशर को बढ़ा दिया, वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो डबल हो जाएंगे। अगर मैंने प्रेशर को हाफ करके वॉल्यूम को डबल कर दिया तो जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे। बात समझ में आई? बस इतनी सी ही चीज लिखी हुई है इस पैराग्राफ में। डन। ये कुछ एग्जाम्पल है जो बेटा आपके P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पे है। मैं चाहती हूं आप इन एग्जाम्पल्स को देखो और सॉल्व करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। डन। अब जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज योर चार्ल्स लॉ। आई विल लव टू टीच दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें भी सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर का और फिर काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन करने के बाद जरा देखें हमारा चैप्टर अभी कितना और बाकी है। अभी तो गैस इक्वेशंस भी बाकी, जिसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ेंगे, हम केआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, keep watching and do like, subscribe and share my channel.